नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आज बात होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हाल ही में उठाए गए कदमों पर। इनके मायनों पर हम फोकस करेंगे और एमएसएमई इंडस्ट्री का जानेंगे नजरिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फिस्मे, और मुकेश मोहन गुप्ता, प्रेसिडेंट सीआई एमएसएमई। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत करते हैं अनिल जी से। अनिल जी, आरबीआई की तरफ से पिछले दिनों आए नोटिफिकेशन के तहत बैंकों से यह कहा गया है कि वो एमएसई क्षेत्र को 20 लाख तक के लोन्स पर कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं लेंगे। कोलैटरल फ्री लोन्स पर आपको इंडस्ट्री से क्या फीडबैक मिलता है और इसका दायरा बढ़ाने को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक एग्जिस्टिंग स्कीम रही है कि 10 लाख तक के लोन्स पर कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक्स नहीं चार्ज करेंगे। ये एग्जिस्टिंग थी और ये 10 साल पहले आया था। तो सवाल ये था कि इस लिमिट को इन्फ्लेशन के साथ मैच करते हुए इसको अब लगभग दुगने से ज़्यादा होना ही था। तो रिजर्व बैंक ने ये निर्णय लिया और अब ये लिमिट 10 लाख से 20 लाख हो गई। तो ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आती हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब बैंक लेने के लिए लोन पहुंचती है या छोटे जो माइक्रो एंटरप्राइज के लोग पहुंचते हैं, तो बैंक्स उन पर अभी भी दबाव डालते हैं कि किसी ना किसी तरह से कोलैटरल सिक्योरिटी ली जाए। अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो एक क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म है सीजीटी एमएसई, जिसके तहत जब आप लोन लेते हैं बैंकों से तो कोलैटरल सिक्योरिटी के बिना भी आप ले सकते हैं यदि गारंटी हो। तो यदि हम उसका एवरेज देखें वो भी लगभग 10 लाख से कम ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतर जो गारंटी है वो 10 लाख से कम के लोन पर अभी भी बैंक ले रहे हैं। छोटे, खासकर बहुत ही छोटे जो माइक्रो एंटरप्राइज हैं, उनके लिए एक अच्छा निर्णय है। मुकेश जी, जहां बैंकों से कहा गया है कि वो 20 लाख तक के लोन्स पर कोलैटरल सिक्योरिटी ना लें, वहीं नोटिफिकेशन ये भी कहता है कि एमएसई यूनिट के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड और फाइनेंशियल पोजीशन के आधार पर यह लिमिट 25 लाख भी की जा सकती है एज पर बैंक्स इंटरनल पॉलिसी। इसको आप किस तरह से रीड करते हैं? ये जो नया एक इनिशिएटिव लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि पहले 10 लाख रुपए तक में मैंडेटली मांग ही नहीं सकते थे कोलैटरल सिक्योरिटी, अब उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक है कि रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि जो बैंक्स हैं अपने रिस्क को देखते हुए, यानी अगर उनको लगता है कि जो उन्होंने अभी तक फंडिंग की है इन छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस को, जिनकी रिक्वायरमेंट लोन की 20 लाख रुपए तक की है और रिस्क उनको कम लगता है, तो अपनी बोर्ड की पॉलिसी के द्वारा ये अमाउंट 25 लाख रुपए तक भी कर सकते हैं। और अगर हम देखें उद्यम रजिस्ट्रेशन में, जहां 98% से ज़्यादा जो बिजनेसेस हैं वो माइक्रो कैटेगरी में है, ये जो लोन्स है ना, इनमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं रही है। मतलब डिजिटल लोन सैंक्शन होने पूरी तरह से अब हमारे यहाँ मुझे लगता है कि कई बैंक्स इसमें आगे आ चुके हैं और कई ऐसे पोर्टल हैं जैसे जन समर्थ है या पीएसबी लोन 59 मिनट्स है, या जितने बैंक्स हैं उन सभी बैंक्स ने भी अपना डिजिटल जो फुटप्रिंट है उसके द्वारा ये जो लोन्स हैं, छोटे लोन हैं, इनको पूरी तरह से मुझे लगता है कि मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है और डिजिटल मोड के द्वारा ये लोन सैंक्शन किए जा सकते हैं। अनिल जी, आरबीआई का नोटिफिकेशन ये भी बताता है कि बैंक्स गोल्ड और सिल्वर को बतौर कोलैटरल एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर ये बोरोअर्स की तरफ से वॉलंटरली दिया जाए। इस वॉलंटरली पहलू को, यानी एमएसई यूनिट खुद ही ये कोलैटरल ऑफर करे, इसको आप कैसे देखते हैं? शायद कम ही यूनिट्स इस तरफ आगे बढ़े, आपका नजरिया? यदि आपने कोलैटरल सिक्योरिटी को बिल्कुल मना कर दिया कि भाई आरबीआई थोड़ा सख्त भी हो गया, लिमिट भी 10 लाख से वो 20 लाख हो गई और कुछ केसेस में 25 लाख भी कहा उन्होंने, तो उसमें कुछ ना कुछ कंफर्ट लेवल बैंक देखता रहेगा। तो या तो वो क्रेडिट गारंटी फंड की तरफ जाएगा और उससे उसकी कॉस्ट बढ़ेगी बोरोवर की, या दूसरे केस में गोल्ड या सिल्वर या इस तरह की जो एसेट्स हैं उसको प्लेज करके वो अपने रिस्क को कुछ कम करने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि जितना आसान दिखने में लगता है ये कागज पर, आज भी इतने छोटे अमाउंट का लोन लेना बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के आसान नहीं है और इसके बाद भी कोई बहुत तेजी से बदलाव होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुकेश जी, अनिल जी जैसे कोलैटरल फ्री लोन अवेल करने की चुनौतियों के बारे में बता रहे हैं, आप एमएसएमई लेंडिंग के ट्रेंड्स पर क्या शेयर करना चाहेंगे और गोल्ड सिल्वर कोलैटरल के पहलू पर भी नजरिया दे सकें?
आज भी बैंक तैयार हैं कोलेटरल फ्री लोन देने के लिए, 10-20 लाख रुपए नहीं, इवन 10 करोड़ 20 करोड़ भी। और हमने देखा है, देखिए इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो बैंक है उनका अपना पैसा तो है नहीं, ये पैसा तो पब्लिक का है, तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक को ये तो ज़रूर देखना पड़ेगा कि पैसा वापस आ जाएगा या नहीं आएगा। रीपेमेंट कंसर्न है तो उसके लिए बहुत सारे हैं, आजकल डिजिटल फुटप्रिंट है हमारे पास, हमारा क्रेडिट स्कोर है, अगर हम बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं तो हमारे जीएसटी है, हमारे बैंक स्टेटमेंट हैं, पास बिहेवियर है। मैं ऐसे समझता हूँ कि बैंक्स कोलेटरल फ्री लोन, अगर उनको कोई गारंटी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको लोन देने में बिल्कुल आज आगे आ रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि डिजिटल मोड के थ्रू ये बैंक ये लोन सैंक्शन कर रहे हैं। कोई भी माइक्रो एंटरप्राइज या कोई भी बोरोवर अपनी इच्छा से गोल्ड या सिल्वर सिक्योरिटी में रखता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अभी ऑनरेबल गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग की थी बॉम्बे में, खास तौर से जो एमएसएमईज हैं और जो एमएसएमई एसोसिएशन है उसमें हम भी गए थे, अनिल जी भी वहाँ पर थे। तो ये बात हम लोगों ने वहाँ पर गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने रखी। ये डर जरूर है कि कहीं बैंक्स इसका अलग तरह से फ़ायदा ना ले लें, बट इसमें भी आप देखेंगे कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे और भी नोटिफिकेशन इशू किए हैं। तो गवर्नर साहब का ये कहना था कि देखिए ये जो हमने उसमें क्लॉज एक लगाई है, वो पहले जो सर्कुलर था 10 लाख रुपए तक, उस समय भी इस तरह की कंडीशन थी, उसको हमने कोई चेंज नहीं किया या कोई नई कंडीशन हम नहीं लेकर आए हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेज भी नहीं है, बेसिकली टाइनी एंटरप्राइजेज के या कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है उस तरह के लोग हैं। तो ये अगर कंडीशन हट जाए तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा मूव होगा। ये अमेंडमेंट्स एमएसई बोरोअर्स के लोन्स पर 1 अप्रैल से लागू होंगे, जिसमें सैंक्शनड और रिन्यूअल के मामले शामिल होंगे। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अनिल जी, बोरोअर्स को रिकवरी प्रक्रिया में फेयर ट्रीटमेंट मिल सके, इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसके तहत लोन्स की रिकवरी के लिए पॉलिसी, रिकवरी एजेंट्स के लिए ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया और कोड ऑफ कंडक्ट भी शामिल है। एमएसएमई बोरोअर्स के नजरिए से इस कदम को आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं कहता हूं कि इसके कारण को समझना जरूरी है कि भारत में एक अच्छी कोई मैकेनिज्म नहीं है, जैसे कि दूसरे देशों में है। लगभग सारी ही डेवलप्ड इकोनॉमीज में जो मैकेनिज्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का, तो इंडिविजुअल के लिए, व्यक्ति के लिए या प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि यदि किसी वजह से मैं जिस आपसे लोन लिया है और मैं उसका भुगतान नहीं कर पाता हूं किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से, ये विलफुल डिफॉल्ट की बात नहीं है। विलफुल डिफॉल्ट का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, चोरी का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। लेकिन किसी ऐसे कारण से मैं उसका भुगतान नहीं कर पाता, मकान का लोन लिया और नौकरी चली गई तो कैसे होगा, कार का लोन लिया नौकरी नहीं रही तो कार का क्या होगा वगैरह, इस तरह की दिक्कत। इसी तरह से बिजनेस में भी है, लड़ाई शुरू हो गई, आपका बिजनेस कम हो गया या बंद हो गया। ऐसे केसेस में दुनिया भर में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का एक रास्ता है, जिसके तहत इंडिविजुअल अपने आप को अपनी दिक्कत को बताता है, उसके एसेट्स को रिकवर किया जाता है और जो भी उसने दिया है या नहीं दिया है उसके बेसिस पर कैलकुलेट करके उसका पैसा कई दफा वापस भी मिलता है, या उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाता है कि क्या होगा। अनफॉर्चुनेटली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 भारत में इंडिविजुअल के लिए, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के लिए नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस हाई हैंडेडनेस के रास्ते पे जाना पड़ता है, क्योंकि रिकवरी का कोई और तरीका नहीं है। आरबीआई ने जो करने की कोशिश की है वो अच्छी पहल है, और इसके तहत एक जिम्मेदार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह कैसे पेश आना चाहिए बोरोवर के साथ में, उसकी दिक्कतों को समझते हुए, एक एम्पैथेटिकली चीजों को देखते हुए, ये बहुत अच्छा है। भारत में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के कानूनों को तुरंत बदलाव की बेहद जरूरत है। फिसमे मैंने जब आरबीआई गवर्नर से जिस मीटिंग का मोहन जी ने अभी हवाला दिया, उसमें फिसमे ने इस बात पर बेहद जोर दिया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को इंडिविजुअल के लिए, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म्स के लिए तुरंत लागू किया जाना चाहिए। मुकेश जी, कई बार उद्यमियों के सामने ऐसे कारण होते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होते और लोन रीपेमेंट चुनौतीपूर्ण बन जाता है। अब बैंक रिकवरी एजेंट्स हार्श प्रैक्टिसेस नहीं अपना पाएंगे। ग्राहकों को कब कैसे कांटेक्ट करना है यह भी तय कर दिया गया है। आप मानते हैं इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, जेन्युइन बोरोअर्स को सपोर्ट मिलेगा? इसके जरिए कम्युनिटी के लिए क्या बड़ा मैसेज है? आप इसको कैसे पढ़ रहे हैं?
रिजर्व बैंक ये कह रहा है कि वो बैंक से कह रहा है कि भैया देखो लोन दिया है तो उसको वसूलना तो जरूर है, लेकिन अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। शायद मुझे लगता है कि यही मैसेज है इस नए नोटिफिकेशन का जो 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी लोगों से अपने सजेशंस भी मांगे थे, वो पीरियड तो खैर अब खत्म हो गया। कुछ लोगों ने जरूर, जो भी स्टेक होल्डर्स है, अपनी राय दी होगी, बट मैं कुछ खास बात बताता हूँ इसकी कि आखिर यहाँ पर चेंज क्या किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई जो भी आपके रिकवरी एजेंट हैं, और केवल रिकवरी एजेंट ही नहीं, अगर आपके अपने जो स्टाफ मेंबर हैं बैंक के जो रिकवरी में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए भी कहा है कि आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा और बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होगी, और उनको एक्सेप्ट करना होगा जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है। कि अब अगर आपके पास कोई रिकवरी एजेंट आए तो आप उससे क्या, सबसे पहले आपका क्या अधिकार है। तो जो भी बोरोवर हैं उनका ये अधिकार है कि वो जब आए तो आप उनसे कहिए कि भाई आप एक रिकवरी नोटिस दिखाओ। दूसरी तरफ जो बैंक आपको भेज रहा है मेरे पास, उसका एक अथॉरिटी लेटर होना चाहिए कि उसने आपको ऑथराइज किया है या नहीं किया है। साथ में जो अथॉरिटी लेटर होगा उसमें जो भी, अगर मेरी कोई ग्रीवेंसेस है, मुझे आप ही की कोई अगर शिकायत करनी है कि आप मेरे साथ गलत तरह से बात कर रहे हैं, तो आप उस ग्रीवेंस ऑफिसर जो है, उस नोडल ऑफिसर का नाम, उसका पता, उसका ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर उस लेटर में होना चाहिए, जो इन बोरोवर को दिया जाएगा कि देखिए साहब, अगर आपको हमसे या इनसे कोई शिकायत है तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और साथ में ये भी कह दिया है कि भाई देखिए, अब आप जो भी बात करेंगे वो सब रिकॉर्ड होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन का एक इस सिस्टम बना रखा है कि कोई भी अकाउंट एमएसएमई का खास तौर से एनपीए तब तक नहीं हो सकता जब तक वो इस फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल रिहैबिलिटेशन की जो एक कमेटी है, और उसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस, उनका रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं, और वो कमेटी जो है वो डिसाइड ना कर ले कि हाँ अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, अब इसमें रिकवरी ही करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। फिलहाल वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि मुश्किल परिस्थितियों में लेंडर से सपोर्ट क्यों जरूरी बन जाता है। साथ ही जायजा लेंगे एसएमए नॉर्म्स का। हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल भारद्वाज और मुकेश मोहन गुप्ता। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अनिल जी, आरबीआई की तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ऐसे मैकेनिज्म को तैयार किया जाए जिसके तहत बोरोअर्स जो रीपेमेंट में चुनौती फेस कर रहे हैं उनकी पहचान की जा सके और उन्हें रिकोर्स के बारे में गाइड किया जा सके। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एनपीए क्लासिफाई करने और केंद्र की अधिसूचना की प्रक्रिया पर भी बात साफ की जा चुकी है। मौजूदा अनिश्चित माहौल में एमएसएमईज को इसे कैसे समझना चाहिए और एसएमए नॉर्म्स को आप कैसे एनालाइज करते हैं? में 0, 1, 2 जैसे ही 30 डेज हुआ या 60 डेज हुआ या 90 डेज हुआ, ऑटोमेटिकली बैंक्स के सॉफ्टवेयर के तहत ही वो फ्लैग हो जाता है, और यहाँ तक कि जो लोकल बैंक मैनेजर्स हैं उनके हाथ में भी चीजें नहीं है। बहुत ही ऑटोमेटिक सा सिस्टम है, एक तरह से टाइट जैकेटेड सिस्टम है, और ये जो प्रैक्टिकल जिंदगी है बिजनेसमैन की उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। पिछली आरबीआई की मीटिंग के अंदर उन्होंने खुद ही एक आंकड़ा दिया था कि सवाल ये कि टोटल जितने एसएमए हुए उसमें से रिस्ट्रक्चर कितने हुए, तो आप जरा अंदाज लगाइए कितने रिस्ट्रक्चर हुए होंगे। वो संख्या 0.5% से भी कम है। बिजनेस में बहुत सारी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जिसमें ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं, वो आपके हाथ में नहीं है। ये आपकी पॉलिसी उन फैक्टर्स को it does not take into account all those factors which are outside the realm of businessmen, which could be national as well as international. मुकेश जी, मौजूदा वॉलेटाइल माहौल उद्यमियों की परेशानी बढ़ा रहा है। स्पेशल मेंशन अकाउंट पर आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे? इस मोर्चे पर कैसे राहत दी जा सकती है? माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं खास तौर से, उनके लिए एसएमए जीरो का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, और वो क्यों है मैं बताता हूं आपको। देखिए, एसएमए जीरो का मतलब ये हुआ कि अगर एक दिन का भी डिफॉल्ट हो गया तो वो एसएमए जीरो में आ जाता है। सीएमआर एक रैंकिंग है जो सिबिल एमएसएमई रैंक है,
वो भी 1 से 4 तक तो जो बैंक हैं वो देते हैं, लेकिन 5, 6 और 7, 8, 9, 10 को तो बाहर से टाटा बाय बाय है कि भैया तुम तो बैंक में एंटर ही मत हो। ऐसे में जीरो अगर कोई हो गया, 1 दिन का डिले हो गया, तो इसका मतलब आप समझिए कि 99% उम्मीद ये करी जानी चाहिए कि उसका जो सीएमआर रैंक है वो 7, 8, 9, 10 में हो जाएगा, और उसको तो बैंक के लिए टाटा बाय बाय। और ये जो एक स्पॉट लगता है ना, जो काला धब्बा लगता है, वो हमेशा आज नहीं, जब उसका 5 साल 10 साल बाद भी कोई अगर ये निकालेगा उनका क्रेडिट ब्यूरो या उनकी पास हिस्ट्री और भी डिजिटल फुटप्रिंट से, तो लगेगा कि अच्छा आप तो ऐसे में जीरो में आ चुके। ऐसे में जीरो खास तौर से माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए भैया छोड़ दो। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये एक निवेदन है, और इस बार भी हमने जब गवर्नर से मिले तो हमने उनको कहा कि देखिए, आप बैंक्स को कुछ तो इंसेंटिव दीजिए कि अकाउंट अगर स्ट्रेस में है और बैंक उसको रिस्ट्रक्चरिंग या रिहेबिलिटेशन कुछ करते हैं, तो उसके जो प्रोविजनल नॉर्म्स हैं, जो एनपीए के हैं, उसमें कुछ कम से कम उसमें प्रोविजन का जो परसेंटेज है वो ही कुछ कम कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि अगर ये 2 हमारे सजेशन मान लिए जाएं कि एक तो ऐसे में जीरो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए तो कम से कम हटा दिया जाए, और जो रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद अकाउंट सब स्टैंडर्ड हो जाता है, उसमें कुछ बैंक्स को मदद दी जानी चाहिए। आइए अब फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। मुकेश जी, आरबीआई ने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग रोकने के लिए ड्राफ्ट रूल्स जारी किए हैं। इस अहम पहलू पर आपकी राय? एनबीएफसीज हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, वहाँ तो लोन लेने अगर जाएंगे तो उनको रहता है कि भाई आपको इंश्योरेंस तो लेना ही लेना पड़ेगा, और 1, 2, 3, 4, 5% तक की कॉस्ट उनकी आ जाती है। कोई 60 ईयर्स का कोई आदमी है, कोई प्रमोटर है, उसको अगर 30 साल 35 साल का इंश्योरेंस दे दिया जाए जो मिलेगा, तो 95 ईयर्स की एज में वो क्या करेगा? मुझे लगता है कि ये जो एक बंडलिंग वाली बात की गई है कि कंपलसरी बंडल है कि भैया लोन अगर आपको चाहिए तो आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। बैंक्स को अपने डिपॉजिट बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। बैंक्स को ध्यान देना चाहिए कि जो भी उनके पास आते हैं, चाहे वो बोरोवर हैं या एक आम डिपॉजिटर है, उसको किस तरह से वो कन्विंस करें कि उनके यहाँ एफडी कराएं, सेविंग अकाउंट में डालें, करंट अकाउंट में डालें। नहीं, वो तो जिसको लोन देते हैं, अगर 2 करोड़ का लोन दिया तो उसको बोलते हैं कि भाई साहब आपको ना ये एक 20 लाख रुपए की तो पॉलिसी लेनी होगी, और क्योंकि शायद उनके टारगेट्स इस तरह से हैं। और वो जो बोरोवर है वो तो बेचारा लोन लेने गया है, उसका 20 लाख रुपए तो निकल गया या 10 लाख रुपए तो निकल गया उस लोन में से। ये भी कहा गया है इस नोटिफिकेशन में, जो 1 जुलाई से पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कि भाई देखिए जो लोन आपको दे रहे हैं उसमें से आप अगर कोई ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं किसी भी बोरोवर को, तो बिल्कुल ही गलत है। अनिल जी, पीएम ने पोस्ट बजट वेबिनार में ग्रीन और क्वालिटी पर जोर दिया है। ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए नई संभावनाओं को भुनाने के लिए इस और कदम बढ़ाने होंगे। ऐसे में ग्रीन फाइनेंसिंग को रफ्तार देने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ग्रीन फाइनेंसिंग की जो आवश्यकता है वो कई कारणों से बड़ी है। यदि हम इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में देखें तो सीबैम जैसे कानून अब आ गए हैं यूरोपियन यूनियन में, जहां पर कार्बन की इंटेंसिटी आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में कितनी है उसके बेसिस पर आप पर टैक्स लगाया जाएगा। तो हालांकि हिंदुस्तान ने यूरोप के साथ में बहुत ही हिस्टोरिक एक एग्रीमेंट किया है, ट्रेड एग्रीमेंट, और मेरे ख्याल से अगले साल से वो लागू हो जाएगा, और भारत के लगभग सभी प्रोड्यूस 0% ड्यूटी पर यूरोप के अंदर जा सकेंगे। ये तो थ्योरी हुई। अब प्रैक्टिस की देखिए, यदि तब तक सीबैम के तहत जो कार्बन इंटेंसिटी के जो नियम है उसके तहत यदि हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को ग्रीन नहीं करते, तो वो सारा बेनिफिट जो हमें टैरिफ के फॉर्म में मिला है नॉन टैरिफ एक्सेस की वजह से, वो नलीफाई हो जाएगा। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जितना हमारा एक्सपोर्ट है, यदि हम चाहते हैं कि उसका बेनिफिट मिले यूरोपियन यूनियन के बाजारों में अपने माल को भेजने के लिए, तो हमें अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को ग्रीन करना पड़ेगा। अपने भारत में भी इंक्रीजिंगली जो वैल्यू चेन का पार्ट है वो भी यही डिमांड कर रहे हैं अपने वेंडर से, टियर 2 टियर 3 सप्लायर से, और कि उनकी फैक्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लीन हों, ग्रीन हों। अब ये ऐसा नहीं है कि एमएसएमई इसको नहीं कर सकता, लेकिन समस्या अल्टीमेटली एमएसएमईज के सामने भी वही है, वो है फंड्स की, कि बहुत सारे केसेस में तो नई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, और उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए फंडिंग की जरूरत है। इसीलिए ग्रीन फाइनेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट को इस्तेमाल करें ग्रीन अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें क्वालिटी पर जोर देने की जरूरत है, तो सबसे पहला कदम यदि कहीं उठाने की जरूरत है तो वो है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में यदि हम क्वालिटी खरीदना शुरू कर दें और
पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ग्रीन प्रोडक्ट्स को तवज्जो देना शुरू कर दें, तो जो सप्लाई चेन है अपने आप वो ज्यादा ग्रीन होगी और लीन होगी, एफिशिएंट होगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके होगी। और उसके लिए जो बैंकों को करने की जरूरत है, आरबीआई ने कुछ कदम उठाए हैं, पर मेरे ख्याल से और दिशा निर्देश होने चाहिए कि ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते अपनाएं कि जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है वो नॉर्मल फाइनेंस के मुकाबले कम हो सके। एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। फाइनेंसिंग के विविध आयामों पर 360 डिग्री नजरिया रखने के लिए अनिल भारद्वाज और मुकेश मोहन गुप्ता, आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।